हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन क्लास नंबर 8 देखेंगे। तो देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऐसे नहीं कि आप वीडियो चला लिया और लेटे लेटे देख रहे हो, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको रियली में मैथ सीखना है तो आपको आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, और जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको लिखना है और उसको खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए, देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सुधा का व्यय उसकी बचत से कितना अधिक है? 200% अधिक है। यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है तो उसकी बचत कितनी बढ़ जाती है? 26% बढ़ जाती है। तो उसका आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ऐसे क्वेश्चन। बोलो, इनकम इनकम क्या होती है? किसके मिलकर मिलकर बड़ी होती है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसकी एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब उसका खर्च कितना, व्यय कितना है, प्लस सेविंग कितना है। ठीक है, तो ये बोला कि बचत से कितना है, तो पहले 200% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कितनी होती है। 200/100। अगर बेस वैल्यू कितनी है बचत से, मतलब उसकी बचत अगर मैं बोलूं कि 100 है, बचत कितनी है? 100। बोला ना कि सुधा का व्यय उसकी बचत से, तो बेस वैल्यू अपन मान लेते हैं बचत कितनी है? 100। और कितना अधिक है? 200 अधिक है। क्या? खर्चा। उसका व्यय कितना अधिक है? 200 अधिक है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर उसका सेविंग कितना है? 100 है, ऐसे बोलो। सेविंग कितना है? 100। और सेविंग से 200% अधिक कितना है? खर्चा है उसका। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 200 अधिक हो जाएगा 100 से, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 300। ये सुनो, तो यहां से मुझे इनकम बता दो। इनकम कितनी हो जाएगी? 300 प्लस 100 कितना हो जाएगी? 400। मैं इसको काट क्यों नहीं रहा? क्योंकि काटेंगे तो देखो इनका 26% और 6% करना क्या हो जाएगा? पॉइंटों में चला जाएगा, तो इसको अपन ऐसे ही रखेंगे। अब बोल रहा है कि उसका वेट 6% कम हो जाता है, तो इसका 6% कम कर दो यहाँ से। अगर इसका 6% कम करोगे तो 18 कम कर दोगे, 18 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 282। या सुनो, फिर बोल रहा है उसकी बचत में कितना बढ़ जाता है? 26% बढ़ जाता है। अगर 100 में आप 26% बढ़ा दोगे तो यहां से उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी? 126। ये सुनो, तो देखो पहले इनकम इतनी थी और अब इनकम कितनी हो जाएगी बढ़ने के बाद? देखो 282 और 126 कितनी हो जाएगी अपने से पास? 408। कितनी हो जाएगी? 408। देखो अब बताओ, यही पूछा कि आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि। तो आय में देखो पहले 403, अब होगी 408, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 8 की। और किस पर हो रही है? 400 पर। और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे अपन? डबल जीरो। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2%। अब आप लोगों जैसे देखोगे यहाँ पर 2% तो कोई वैल्यू है नहीं। देखो यहाँ से परसेंटेज हटाओ, यहाँ से परसेंटेज हटाओ तो क्या हो जाएगा? नीचे लग जाएगा डबल जीरो। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.02। इसको ऐसे लिख रखा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले अपन बेसिक देखते हैं कैसे होगा। एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वह सामान जो उनके क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पर ही क्या वो करेगा? वो बेचेगा। मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। लेकिन वह 1000 ग्राम के लिए कितना ग्राम तोलता है? 652 ग्राम ही तोल रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहां से आप खुद मान लो कि बोलूं कि 1000 ग्राम की प्राइस, 1000 ग्राम की प्राइस आप बोल रहे हो कि 100 रुपए है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि उसको 1000 ग्राम नहीं दे रहा, कितना ग्राम दे रहा है? 652 ग्राम। कितना ग्राम दे रहा है? 652 ग्राम। तो एक चीज बता दो मुझे, एक चीज ऐसे बता दो कि 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास? 100 रुपए है। कितनी ग्राम है? 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 100/1000। ये सुनो, यस और नो। आप लोगों को किसकी वैल्यू बतानी है? 652 ग्राम की वैल्यू पता लगानी है, कितने रुपए हो जाएंगे? तो 652 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/1000। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 652 से। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ से कितने रुपए हो जाएंगे? 65.2 रुपए। ऐसे क्या बोला मैंने कि 1000 ग्राम की प्राइस अगर 100 रुपए है तो अपने 652 ग्राम की प्राइस निकालिए कितनी? 65.2 रुपए। अगर ये इसका कॉस्ट प्राइस था, इस पर बेच रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना रहा होगा? ये रहा। तो बेच किस पर रहा है? इस पर। अगर 65.2 रुपए की वस्तु उस पर पड़ रही है, मतलब कितना रुपए दे रहा है, तो उसका जेब से तो इतने ही लग रहे हैं ना, 65.2 रुपए। बेच किस किस पर रहा है? 100 रुपए बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट बताओ कितने रुपए का हो रहा है। प्रॉफिट बताओगे यहाँ से, तो प्रॉफिट बताओ कितने रुपए का हो रहा है। यहाँ से कितना हो रहा है? 34.8। कितना हो रहा है? 34.8 किस पर हो रहा है? 65.2 पर। और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, परसेंटेज की देखो एक पॉइंट से यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर 4 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो गया? 4 एकम 4। फिर हो जाएगा देखो 4 4 चौक 16, और कितना हो गया? ये 3। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 4 से, तो कितना हो गया? 4 अंक 32 और ये 7। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो 87/163 को सोल्व करते हो तो यहाँ से आएगा 53.37% का प्रॉफिट हो रहा है। एक तो तरीका है बेसिक चीज को ऐसे सोल्व कर सकते हो। जिसको बेसिक समझ में नहीं आया वो कैसे करेगा? सेकंड मेथड देखो, एक फॉर्मूला होता है वो रट लो प्रॉफिट का। जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो उसमें प्रॉफिट परसेंट पूछे तो क्या होता है? देखो सेलिंग वेट कितना है उसका, सेलिंग वेट, सेलिंग वेट जितना दे रखा है उसमें से माइनस कर दो उसका कॉस्ट वेट कितना है, कॉस्ट वेट कितना है।
वो डिवाइड कर दो किससे, कोस्ट वेट से, उसके कोस्ट वेट से डिवाइड कर दो और परसेंटेज के लिए क्या लगा दो, 100 लगा दो। देखो सेलिंग वेट कितना है, उसका सेलिंग वेट कितना है, 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम पर बेच रहा है, ये तो है सेलिंग वेट उसका, तो 1000 ग्राम हो गया। और कोस्ट वेट कितना है उसका, 652, 652 तोल रहा है तो कोस्ट वेट कितना है, 652, और परसेंटेज के लिए क्या लगा दूंगा, 100। ऐसा हो, देखो 1000 में से 652 माइनस करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 348, 348 अपॉन 652 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100। देखो यही यही डाटा आ गया ना, तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 53.37%। आई होप समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर एक, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। देखो एक चीज समझो, इस क्वेश्चन करने के पहले मैं बोलूंगी 40 है, आप इसको, आपको इसमें डिवाइड करना है 7 से। 7 से अगर डिवाइड करोगे तो आप क्या बोलोगे कि एक तो देखो 5 बार जाएगा तो कितना होगा, 35, और इसमें एक रिमाइंडर बचेगा कितना, +5। यस, तो आप इसको एक तरीके से ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हो ना इसको। अगर मैं बोलूंगा 7 है, इसको 6 टाइम दे दो कितना हो जाएगा, 42, तो इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2। ये सुनो, तो मैं से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो 40 है, अगर इसमें 7 से डिवाइड करते हो तो इसमें दो रिमाइंडर बच रहा है। एक तो कौन सा बच रहा है, एक तो +5 और एक क्या बच रहा है, -2। ये सुनो, तो देखो एक चीज रिलेशन आपको लोगों को समझ में आ रहा है, क्या चीज समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो अगर इसमें 7 में से ये दो प्लस वाला अगर 7 जो भाज्य दे रहे हो, जिसमें भाग दे रहे हो, और ये भाग को ला रहा है कितना, +5, ये कितना आ रहा है, +5 जो रिमाइंडर आ रहा है, उसमें से घटाते हो तो आपके पास आता है नेगेटिव रिमाइंडर वाला। अगर 7 वाला है, इसमें ये माइनस वाला रिमाइंडर जोड़ते हो तो अपने पास क्या आ जाता है, प्लस वाला रिमाइंडर आ जाता है। ये सुनो, तो देखो 111 है, इसमें आपको भाग देना है 112 का। तो देखो ये तो क्या है, ऊपर वाली छोटी संख्या, ये क्या है, बड़ी संख्या। मैं से बोलूं कि आपको 3 में 4 का भाग देना है तो आप क्या हो जाएगा, इसमें शेषफल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, पॉइंटों में जाएगा। तो मैं से बोलूं ये छोटी संख्या है तो इसका एक रिमाइंडर तो कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 111 बच जाएगा। एक तो ऐसे कैसे छोटी संख्या है। एक क्या बचेगा, अगर इसमें 111 है, इसमें भाग दो आप कितना, 112 का, तो 112 का भाग दोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा कितना, -1। देखो 111 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो अपन लेंगे नहीं, तो -1 ऑप्शन में हो सकता है। देखो यहाँ पर दे रखा है कैसे, अगर अपन नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं तो यहाँ पर देखो कितना रिमाइंडर बचेगा, -1, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, एक, कितनी दे रखी है, 2024, कितनी दे रखी है, 2024। देखो एक की जो माइनस में दे रहा था, अगर इवन होती है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन प्लस का होता है, अगर ओड रहती है तो क्या हो जाता है, माइनस। लेकिन यहाँ पर पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ पर जो एक की पावर कितनी भी करो कितनी आ जाता है, एक ही आता है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा अपने पास, एक बचेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, देखो रवि के पास दूध और पानी का जो लीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1458 लीटर का मिश्रण है। मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दे रखा है, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, मिल्क एंड वाटर। ये कितना दे रखा है, 8:1। ये सुनो, फिर बोला है रवि को मिश्रण में कितना % पानी मिलाना चाहिए। मतलब इसमें दूध तो क्या कर रहा है, नो चेंज है, जितना पहले दूध था उतना ही क्या है, अब है, चाहे, ताकि दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा, पानी मिलाने के बाद 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब एक चीज समझो, अगर मैं बोलूं यहाँ पर इस वाले रेशियो में पहले दूध मिला ही नहीं रहा, तो यहाँ पर भी दूध और जो लास्ट वाले में दूध क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो नया मिलकर रेशियो का कितना हो जाएगा, देखो 8×3 = 24, ये कितना हो गया, 8×3 = 24, यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये कितना होगा, देखो 6×4 = 24, यहाँ कितना हो जाएगा, 5×20। अब देखो मिल्क एंड मिल्क क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब पहले जितना मिल्क था अभी भी कितना मिल्क है, इतना ही मिल्क है, 24 मिल्क है। अब देखो वाटर कितना मिला रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग 17 मिला रहा है ना। अब देखो एक तो आपको इतना ही करना है क्वेश्चन में, 17 का मल्टीपल देखो, ये ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी इसको करेंगे कैसे, देखो 17 का वैल्यू निकालनी है, मतलब कितना मिलाना चाहिए, अपन मिला रहे हैं रेशियो में कितना, 17। देखो 1458 है, टोटल मिक्सर है, तो टोटल मिक्सर कितना है यहाँ पर, 24 + 3 कितना हो गया, 27। तो ये क्वेश्चन की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 27 की वैल्यू दे रखी है, 1458। और किसकी वैल्यू चाहिए अपन को, 17 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखो 9 से कैंसिल आउट करोगे तो 9 से कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, और 9 से ये कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 162। ये सुनो, तो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 54। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वाटर, 54 × 17, यहाँ से कितना हो जाएगा, 918। कितना हो जाएगा, 918। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो मेरे छोटे भाई एक पतंग से खेल रहा है, तो पतंग कैसा होता है आप लोगों को पता होगा, जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 15 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके विकर्णों का योग दे रखा है अपन को 11 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में इसका विकर्ण याद बताओ। तो यहां से देखो पतंग कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना पतंग। इसमें एक डायगोनल तो ये होगा, और एक डायगोनल क्या होगा, ये होगा। तो इस पतंग का जो इस आकृति का क्षेत्रफल होता है ना,
इसे याद रखो, इस हद तक जो ये पतंग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अगर डायगोनल दे रखा हो तो 1/2 d1 इंटू d2। ये सुन, अब ऐसे बोला दो दो विकिरण दे रखे हैं इसके दोनों, उनका सम कितना दे रखा है 11। तो आप लोगों को पता नहीं, तो मैं बोलूं एक विकिरण आप कितना मान लो, अक्स मान लो, तो दूसरा विकिरण क्या तो कितना हो जाएगा। अगर दोनों का सम कितना है, जैसे मान लो अक्स 1 और एक दे रखा है, टोटल 11 है, तो एक अक्स मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 11 माइनस अक्स। ये सुनो, तो ये दूसरा जो विकिरण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11 माइनस अक्स। ये सुनो, तो पतंग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है यहाँ पे 15 वर्ग सेंटीमीटर, तो मैंने पतंग का क्षेत्रफल लिख दिया 15, 1/2। इसमें D1 दे रखा है अक्स, तो D2 कितना दे रखा है 11 माइनस अक्स। ये सुनो, देखो 15 इधर चला जाए तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 11 अक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का अक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक द्विघात समीकरण बन रही है, तो देखो इधर जाके आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 11, ये हो जाएगा माइनस का 11 एक्स, ये प्लस का रहेगा प्लस का 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये सुनो, अब यहाँ पर आप क्या करो, इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा, यहाँ से देखो माइनस का 6 एक्स माइनस का कितना हो जाएगा 5 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा 0। फैक्टर करना तो आते होंगे, यहाँ से कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा अक्स माइनस 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा अक्स माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से दो आ रहे हैं, एक तो अक्स बराबर कितना आ रहा है 5 और अक्स बराबर कितना आ रहा है 6। ये सुनो, तो एक D1 अगर मैं बोलूं, एक D1 कितना है, एक D1 कितना है यहाँ पर 5 है। अगर अपन एक जो अक्स की वैल्यू 2 आ रही है, अगर अपन D1 बराबर कितना लेते हैं 5, तो D2 कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा अपने पास 6। अगर मैं D1 लेता हूँ 6, अगर मैं D1 कितना लेता हूँ 6, तो मेरे पास D2 कितना आ जाएगा, 11 में से 6 नहीं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5। अब ऑप्शन देखो कौन सा है, 6 और 5 है, मतलब ये चीज लिया होगा, ये चीज लिया होगा ना D1 और D2। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगर 5 और 6 देता तो ऊपर वाला ऑप्शन ले लेता, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 6 और 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बताया था मैंने कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो जो अंदर वाला प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, बाहर वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से जो अक्स स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 46.4 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.9। देखो यहाँ से एक पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट हटाता हूँ, नीचे क्या लगा दूंगा डबल जीरो। अब देखो इसको ऐसे तोड़ना है आपको, या इसको ऐसे तोड़ना है कि इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो जो 464 है उसको कैसे लिख सकते हो आप, 464 को कैसे लिखोगे आप, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं 16 और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 29। तो 16 इंटू 29 कितना होता है 429, और ये 29 29 मैंने लिख दिया, और बटा क्या कर दूंगा 100। अगर इधर स्क्वायर हटाता हूं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 16 इंटू 29 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 29, ये कितना हो जाएगा 100। देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 16 का कितना होता है 4 में लिख दिया, और 29 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 29 इंटू 29, मतलब किसका बचेगा, ये 29 का बचेगा। ये सुनो, और ये 100 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10। तो यहाँ से अक्स की वैल्यू बता दो कितना हो गया, 29 इंटू 4 कितना होता है 116, कितना होता है 116, 116 में 10 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा मेरे पास 11.6। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.6। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7। यदि बिजली का बिल नियत तिथि से पहले भुगतान किया जाता है, मतलब जो तिथि दे रखी है उससे पहले भुगतान किया जाता है, तो बिल की राशि पर 15% की कमी मिलती है, मतलब क्या मिलती है, उसकी छूट मिलती है। यदि नियत तिथि से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 14% की कमी मिली, ठीक है, उसकी बिजली का बिल की राशि बताओ कितना है। देखो अगर मैं बोलूं कमी कितनी मिलती है, नियत राशि से करते हैं तो परसेंटेज में तो कितना मिल रहा है 5%। और अगर मैं बोलूं रियल में रुपए में कितना मिल रहा है उसको 14 रुपए, कितना मिल रहा है 14 रुपए। तो मैं परसेंटेज में, अगर वो कमी की परसेंटेज में ये दे रखा है, तो रुपए में कितना दे रखा है 14 रुपए, मतलब 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 14 रुपए। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, बिल की राशि, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू कैसे कैसे निकालोगे, या तो कितना होता है, देखो 20 होता है ना, ऐसे कर दो, ये कितना हो गया 20 तो यहाँ पर किससे गुणा कर दोगे 20 से, तो ये कितना हो गया 280 रुपए हो गए। कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं बोलूंगी 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 14/5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 14/5 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो यहाँ देखो 5 कितना हो जाएगा 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 280 रुपए। कैसे भी सोच सकते हो, जल्दी ऐसे सोच सकते हो, तो ऐसे भी सोचने की ट्राई करा करो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, जिसमें पी एक्स है ना, ये परपेंडिकुलर दे रखा है एस आर पे, मतलब लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और आर वाई दे रखा है परपेंडिकुलर पी एस पर। यदि पी क्यू अपन को लेन दे रखा है 21 सेंटीमीटर और पी एक्स दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो आर वाई बराबर दे रखे हैं, तो पी एस की अपन को बताना है। तो मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये दे रखा है समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये कौन सा दे रखा है पी क्यू आर एस, कौन सा दे रखा है पी क्यू आर एस। देखो ये दे रखा है पी, ये दे रखा है क्यू, ये दे रखा है आर, ये दे रखा है एस। अब यहां पर बोल रहा है क्या, देखो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ।
पीएक्स है ना, पीएक्स ये परपेंडिकुलर एस आर पर, तो देखो ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और कितना है पीएक्स है, तो मैंने बता दिया पीएक्स है परपेंडिकुलर है एस आर पर, ये सुनो। फिर बोला गया है यहाँ पर, देखो दूसरा क्या बोल रहा है ये से बोल रहा है कि आर वाई है ना, ये आर वाई पीएस पर है, तो पीएस कौन सी भुजा ये, तो यहाँ पर आर वाई ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कौन बनाएगा, कौन सा बन रहा है आर वाई, तो यहाँ पर होगा वाई। अब बोला पी क्यू कितना अपने पास 21, और पीएक्स है, ये पीएक्स है ये कितना अपने को दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और जो आर वाई दे रखा है ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो अपने को बताना पीएस की वैल्यू। तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समांतर जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है। यहां पर बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार इंटू ऊंचाई, कितना होता है आधार इंटू ऊंचाई, ये सुनो। तो जो बेस का एरिया होता है, जो आधार कितना होता है बेस इंटू हाइट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर मैं दो कंडीशन लेता हूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ पीक्यू बेस, पीक्यू तो बेस लेता हूँ ये वाला बेस, ठीक है, और इस पीक्यू बेस के लिए हाइट कौन सी हो जाएगी ये वाली, और पीएक्स क्या लेता हूँ हाइट, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ना। तो देखो अगर मैं ये लेता हूं तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पी क्यू इंटू पी एक्स, मतलब आधार इंटू ऊंचाई, आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 और पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो जो क्षेत्रफल आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का वो कितना आ जाएगा मेरे पास 168 सेंटीमीटर, ये सुनो। अब देखो अगर मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, अगर मैं ये बेस लेता हूं क्योंकि मुझे ये वाली भी तो हाइट दी हुई है ना ये वाली, अगर मैं लेता हूं पीएस बेस, क्या लेता हूं पीएस बेस, और हाइट क्या लेता हूं मैं, हाइट क्या लेता हूं यहां से पी वाई, क्या लेता हूं हाइट पी वाई। देखो समांतर चतुर्भुज का चाहे ये बेस लो चाहे ये बेस लो, क्षेत्रफल तो क्या रहेगा समान ही रहेगा ना, तो यहाँ पर मैं क्षेत्रफल हो जाएगा ये बेस लेता हूं तो कितना हो जाएगा पी एस इंटू पी आर वाई, कितना हो जाएगा पी एस इंटू आर वाई, मैंने कुछ नहीं कर रहा, आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। अगर मैं पी क्यू बेस ले रहा हूं तो आधार ये हो जाएगा, हाइट कौन सी हो जाएगी इसके ऊपर पी एक्स हो जाएगी। अगर मैं पी एस बेस ले रहा हूं तो हाइट कौन सी हो जाएगी इसकी आर वाई, तो पी एस इंटू आर वाई। देखो क्षेत्रफल अपन निकालिए समांतर चतुर्भुज का कितना होता है 168 सेंटीमीटर, पी एस की वैल्यू फाइंड करनी है, आर वाई की वैल्यू दे रखी है कितनी 12। अगर यहां से इसको सोल्व करते हैं तो यहां से इसमें अगर 12 से डिवाइड करते हो तो देखो 12 एकम 12 और 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब पीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9, जितेश और कमल एक निश्चित कार्य को क्रमशः 7 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद कमल चला जाता है तो जितेश कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, ये चीज बोला गया कितने दिन में पूरा करेगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है मिसमैच है, तो इसको छोड़ देना, मैं जो बता रहा हूँ वो देखना। जितेश है, मैंने बोल दिया जितेश है, जितेश को बोलता हूँ यहाँ कितने दिन में करता है 7 दिन में करेगा, और जो कमल है वो कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा। तो यहां से उनका एलसीएम बता दो मुझे, एलसीएम कितना हो जाएगा 17 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 112, ऐसा मतलब टोटल यूनिट ये इतना कार्य करता है। अगर जितेश की एफिशिएंसी बताता हूँ, साथ में अगर आप 112 में 7 से डिवाइड करते हो तो जितेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास 16, और जो कमल की आ जाएगी वो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। ये बोला एक साथ कार्य करते हैं, अगर जितेश और कमल एक साथ करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16 + 7, मतलब बोलूंगी एक दिन में कितना कर लेते हैं 23। तो ये 2 दिन के बाद चला जाता है कमल, तो मतलब मैं वैसे बोल सकता हूँ अगर 2 दिन के बाद कमल चला जाता है तो मतलब इन्होंने 2 दिन तक साथ काम किया होगा। अगर 2 दिन तक साथ काम किया होगा तो इन्होंने कितना काम कर लिया 23 × 2 कितना काम कर लिया होगा 46 काम कर लिया होगा। तो शेष काम, तो शेष काम कितना बचा, टोटल काम ये था इतना काम हो चुका, 112 में से 46 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 66, यस और नो। अब कौन करेगा जितेश, जितेश की एफिशिएंसी कितनी है 16, कितनी है 16, तो मैं लिखता 66/16, देखो इससे 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा देखो 33, और कितना हो जाएगा 7, सॉरी कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट करोगे 33, ये कितना हो जाएगा 8। देखो या तो ऑप्शन में ये सेट कर सकता है, लेकिन जो ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया था उसमें ऑप्शन में कैसे सेट कर रखा था, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रखा था ऊपर नीचे, ऊपर अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया 33 × 7 231, ये कितना हो गया 7×2 56, कितना हो जाएगा 231/56 दिन लगेंगे। तो इसको ऑप्शन को कैसे भी सेट कर सकता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करके भी दे सकता था, इसको 3 से मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई करके भी दे सकता, और एज इट इज ऐसे भी दे सकता था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका 231/56 दिन। तो इसमें क्या होता है नीचे टाइपिंग करते हैं तो ये जो डिवाइड में होता है वो हट जाता है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया ऑप्शन मिसमैच हो गया। बाकी आंसर क्या है रियल में 231/56, और जो इस एग्जाम्पल में दे रखा है आरपीएफ कांस्टेबल 3 मार्च 2025 शिफ्ट 1 में, उसका आंसर भी क्या दे रखा था सेम एज इट इज दे रखा था, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में।
यदि 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चला रहा है एक व्यक्ति, 6 मिनट में एक पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई बताओ। तो डिस्टेंस बतानी है आपको। तो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम होता है ना। देखो यहाँ पर किलोमीटर दे रखा है, यहाँ पर मिनट दे रखा है, तो जो टाइम दे रखा है उसको मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से भाग दे दूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/10। ये आ जाएगा घंटे। देखो स्पीड कितनी है अपने पास? 95। और जो टाइम दे रखा है वो कितना है? 1/10। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9.5 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 9.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई, इनका योग दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। और घनाभ का जो विकिरण होता है वो क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H²। इसका विकिरण का वैल्यू दे रखी है आपको 5। मतलब मैं बोलूंगा मेरे को D² की वैल्यू बताओ, तो D² की वैल्यू क्या हो जाएगी? L² प्लस B² प्लस H²। ये सुनो। अब बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है? फॉर्मूला 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये सुनो, ये तो याद होगा। तो आप लोग मुझे ऐसे बता दो, ये फॉर्मूला पता है? ये मैंने पीछे भी बताया था, A+B+C का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? A² प्लस B² प्लस C²। ये होता है 2AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये होता है। इसमें क्या कर दिया? एलजेब्रा प्लस मेंचुरेशन क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। देखो यहाँ पर इसको A बोल लो, इसको B बोल लो, इसको C बोल लो। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं AL प्लस B प्लस H, इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करूंगा? L² प्लस B²। मतलब मैं ए की जगह रख रहा हूँ L, बी की जगह रख रहा हूँ B, और C की जगह रख रहा हूँ H। तो यहाँ C की जगह क्या रखूंगा? H का स्क्वायर। यहाँ लिखूंगा 2 × LB, 2 × LB। यहाँ क्या हो जाएगा? BH। यहाँ क्या हो जाएगा? HL। देखो एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पर अपने पास क्या क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन ये चीज देख रहे हो, ये चीज क्या आ रही है अपने पास? ये चीज ही तो आ रही है। क्या निकल के आ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब उनको यही बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। देखो इसकी वैल्यू कितनी है? L+8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ से। जैसे L² प्लस B² प्लस H², मतलब D का स्क्वायर करना। और D कितना दे रखा अपन को? 5, मतलब 5 का स्क्वायर कर दूंगा यहाँ से। कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। और इसकी वैल्यू अपन को बतानी है 2 × LB प्लस BH प्लस HH। ये कितना हो गया? देखो 8 × 64। और 64 में से माइनस कर दूंगा मैं 25, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? इसकी आ जाएगी, अगर आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। 2LB प्लस BH प्लस HH। देखो 64 में से अगर मैं 25 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 39। कितना आ जाएगा? 39। तो जो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। जिसको समझ में नहीं आया आगे एक और क्वेश्चन रखा, उससे समझेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो दो संपूरक कोणों का जो माप का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:7। दोनों कोणों में बड़ा कोण का मान बताना है। कितना बताना है? बड़े कोण का। तो यहां से देखो, जो संपूरक कोण होते हैं, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, याद रखना। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक संपूरक कोण कितना दे रखा है? 3x। दूसरा संपूरक कोण कितना दे रखा है आपको? 7x। इन दोनों संपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10x। 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अपन अक्ष की वैल्यू निकाल लिया, अक्ष की वैल्यू कितनी है? 18 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है यहाँ पर? 7x। तो 7 × 18 करूंगा, 7 × 18 करूंगा तो मेरे मेरे पास कितना आ जाएगा? 126। कितना आएगा? 126। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखो, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु है वो 19 वर्ष दे रखी है। तब एक लड़का का जन्म हुआ और परिवार की जो औसत आयु है आज भी वही है। मतलब पहले जो औसत आयु थी 19, वो आज भी कितनी है? 19 ही है। तो जो 3 वर्ष पहले थी, उस लड़के की आयु कितनी थी? 3 वर्ष पहले की आयु बताया। तो मैं से बताओ, तो परिवार में कितने थे सदस्य? 6 सदस्य थे। पहले एक बार इस लड़के को भूल जाओ, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं इनका सम कितना था? 6 सदस्य। तो 6 सदस्यों के जो एवरेज था वो कितना था? 19। तो इनका सम बता दो कितना हो जाएगा मेरे पास? 19 × 6। जो इनकी जो एज का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास? 114 वर्ष। ये सुनो, अब मुझे बताओ, अब आयु देखते हैं। अब आयु मतलब 3 वर्ष, ये क्या क्या दे रखा है? 3 वर्ष पहले की। मतलब अब की आयु बताऊंगा तो 3 वर्ष, इसमें 3 वर्ष की और ऐड करो, मतलब 3 वर्ष में और कुछ ऐड हो गया। तो ये कैसे कैसे ऐड करेंगे? मुझे से बता दो, आपकी एज 1 है, तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी आपकी? 3। कितनी बढ़ जाएगी? अगर आप अकेले हो, अगर आपकी एज 1 है, तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 6। सॉरी, कितनी बढ़ जाएगी? 3। तो ऐसे कितने सदस्य हैं यहाँ पर? 6। तो जैसे 6 6 सदस्यों की कितनी बढ़ जाएगी? 3 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल एज कितनी आ जाएगी? 18। 18 बढ़ जाएगी 6 सदस्यों की। मैं से बोलूं, यहाँ पर एक सदस्य है उसकी 3 बढ़ रही है, दूसरा सदस्य है इसकी भी कितनी बढ़ेगी? 3 बढ़ेगी। और तीसरा सदस्य इतना कितनी बढ़ेगी? 3। तो यहाँ पर देखो कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। तो यहाँ पर इसकी 3 बढ़ जाएगी, यहाँ पर भी इसकी 3 बढ़ जाएगी, यहाँ पर भी कितनी बढ़ जाएगी? 3। तो ऐसे टोटल 6 सदस्यों की जो आयु हो जाएगी वो कितनी बढ़ जाएगी?
18 कितनी बढ़ जाएगी 18। देखो 114 तो थी, 3 वर्ष बाद कितनी बढ़ जाएगी, 6 सदस्य थे उनकी 3 3 बढ़ रही है तो कितनी बढ़ जाएगी 18। तो जो टोटल सम हो जाएगा वो कितना जाएगा अपने पास 132 ईयर। कितना जाएगा 132 ईयर। अब देखो बोल रहा है कि एक लड़के का जन्म हुआ, तो मान लो कि लड़के का जन्म अक्स है, उसकी एज कितनी मान लेते हैं अक्स, कितने मान लेते हैं अक्स मान लेते हैं। और वर्तमान जो एवरेज है, जो वर्तमान एवरेज है वो भी कितना है 19 वर्ष हो गया। कितना हो गया 19 वर्ष है। यहाँ पर दे रखा ना आज भी वही है। तो देखो मुझे से बता दो 132 तो है टोटल बढ़ने के बाद, और उस लड़के की जो एज है अक्स मान ली, तो यहाँ पर कितना हो गया देखो 6 सदस्य तो है, एक सातवां सदस्य है। तो अगर एवरेज निकालूंगा इन 7 सदस्यों का वर्तमान का, तो वो कितना आ रहा है अपने पास 19 आ रहा है। तो जो अपने लड़के की वैल्यू जो एज है वो फाइंड कर लेंगे ना, तो यहाँ से 19 × 7 कितना हो जाएगा देखो 132 प्लस एक्स, और इन 19 × 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 133। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 21। तो जो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, जो लड़का था वो कितने साल का था 1 वर्ष का था। कितना का था 1 वर्ष का था। आई होप समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर देखो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर पर वो कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी जाएगी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे जो ट्रिकी होते हैं वो आते भी एग्जाम में। देखो मैं बोला हूं कि 10 वर्ष में मैंने बता रखा है 10 वर्ष में कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 2 गुना, 2 टाइम्स हो जाता है। कितना हो जाता है 2 टाइम। तो ये पूछा है कि 16 गुना कितने टाइम हो जाएगा, 16 टाइम कितने ईयर्स में हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जो ये 16 है ना ये 2 की पावर में बदल दो। तो 2 की पावर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 लिख सकते हो ना। जो भी यहाँ पर टाइम दे रखा है उसको 2 की पावर 4 में बदल दो। मतलब 2 की पावर में बदल दो। यहाँ पर जो दे यहाँ पर 3 दे रखा है तो उसको 3 की पावर में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। तो ये 4 दे रखा है ना ये पावर, इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना कर दो 10 × 4, मतलब कितने ईयर में हो जाएगा 16 गुना 40 ईयर में हो जाएगा। बस यही ट्रिक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 पर। दो पूरक कोण, अभी मैंने क्या बताया था पीछे वाले में समपूरक कोण, यहाँ क्या आ गया पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बड़ा कोण है वो छोटे कोण की माप के 5 गुने से 6 कम है, तो बड़ा कोण बताना है। तो सबसे पहले आप छोटा कोण मान लो कितना है, छोटा कोण अक्स है। तो बड़ा कोण जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ। बड़ा कोण का है छोटे कोण के 5 गुना, छोटे कोण का मैंने कर दिया 5 गुना, और उससे कितना कम है 6 कम। तो ये छोटा कोण आ गया बड़ा कोण आ गया। तो आप लोगों को ये चीज और पता होनी चाहिए, जब संपूरक कोण होते हैं तो उनका योग कितना होता है 180 डिग्री, और पूरक में कितना होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री, याद रखो। तो इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा तो देखो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96। यहाँ से मैं लिख दूंगा 96, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 96/6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16। कितना आ जाएगी 16। तो यहाँ से अपनी किसकी वैल्यू बतानी बड़े कोण, तो बड़ा कोण कौन सा है 5x - 6। देखो 5 × 16 - 6, ये कितना हो जाएगा 16×5 = 80, 80 - 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 74 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो इसका मान बताना है a+2b - c b - c a - c। देखो इसमें क्या करना है आपको, मैं पहले ये लिख देता हूँ a+2b - c। इसमें कोई ना तो फॉर्मूला लग रहा है, वैसे आप लोगों को क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। a - c और 2b और क्या हो जाए b²। तो यहां से अगर देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखो पहले इस b को इससे मल्टीप्लाई करो a से, तो कितना हो जाएगा ab, लिखते जाओ। फिर इस b को इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 2b²। ये सुनो, फिर इस सी को इससे सी से मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यह कितना हो जाएगा c²। यहाँ से कितना हो जाएगा देखो पहले a से मल्टीप्लाई कर दिया ab, फिर इसका कर दिया 2b², फिर कर दिया देखो इस b को मल्टीप्लाई करो c से, इस b को मल्टीप्लाई करो पहले c से, नोट पहले c लाओ। ठीक है, पहले b को मल्टीप्लाई करो किससे c से, तो कितना हो जाएगा माइनस का bc। या सुनो अब दूसरे पेन से बताता हूँ आप लोगों को। अब सी की बारी आ गई। अब सी को मल्टीप्लाई करोगे इससे ए से, तो यहाँ से कितना होगा देखो माइनस का ए सी। कितना हो जाएगा माइनस का ए सी। तो इस सी को मल्टीप्लाई करो इस टू बी से, तो माइनस का टू बी सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का टू बी सी। ये सुनो, और इस सी को मल्टीप्लाई करो सी से, तो प्लस का क्या आ जाएगा c²। ये सुनो देखो इसका काम पूरा हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना होगा देखो 2ab। ये सुनो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा माइनस का 2bc, और कितना हो जाएगा प्लस का b²। अब एक चीज देखो, अब जो जो दे रखा है उसको उसको लिखते जाएंगे ऑप्शन में करके। देखो यहाँ पर दिखा 3b², तो यहाँ पर देखो 2b², यहाँ पर मैं इसको राउंड में लिखता हूँ 2b² और b², यहाँ से कितना हो जाएगा 3b²। ये सुनो चीज हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो प्लस का c², यहाँ पर c² अकेला, तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने प्लस का c²। ये सुनो ये हो गया। अब देखो ए बी है, यहाँ पर ए बी है, इसको मैंने लिखता हूँ स्क्वायर सो ए बी, और यहाँ पर हो गया 2ab, तो यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 3ab, प्लस का कितना हो जाएगा 3ab। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा जोड़ बाकी कर रहा हूँ बस। ठीक है,
और यहाँ पर देखो कितना हो गया, अब देखो बीसी, और ये हो गया माइनस का 2BC, और ये हो गया माइनस का 2BC। तो माइनस का 2BC माइनस का 2BC कितना हो गया, माइनस का 4ABC। सॉरी, कितना हो जाएगा, माइनस का 4BC, और ये BC हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 5BC। ये सोनो, ये जोड़ दिया तो ये भी हो जाएगा, ये भी जोड़ लिया अपने, और ये भी जोड़ लिया, तो बचा लास्ट में कितना, माइनस का AC। तो माइनस का AC, तो ये रिजल्ट कौन सा दिख रहा है, ये तो दिख रहा है देखो, 3B² 3B² C² C², 3AB माइनस का 5BC और AC। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्या करा, इसको गुणा करा, और अगर जिससे गुणा करने में ये नहीं आ रहा तो एक बार खुद से करना, देखना इजीली सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अब जिसको जो पीछे वाला समझ में नहीं आएगा वो यहाँ पर समझेगा। देखो, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का जो ऊंचाई का योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, L+B+H इक्वल टू कितना दे रखा है, 38। अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे पी वाई पे का कितना रोल होता है। यही सेम डाटा चेंज करके पीछे वाली शिफ्ट में दिया हुआ था, किसी जो कांस्टेबल उसमें दिया हुआ था, और यही ALP में आ गया ना। तो देखो यहाँ पर एल जो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई कितना दे रखा है, 38। जो इसके विकर्ण दे रखा है, मतलब मैं बोलूंगा D² कितना होता है, L² प्लस B² प्लस H² होता है। ये सुनो, तो ग्राम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया था, क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस BHL होता है। ये सुनो, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। अब आप लोग मुझे बता दो, A+B+C का होल स्क्वायर क्या होता है। यहां से बोलूंगा तो मैं बोलूंगा A² प्लस का B² प्लस का C²। ये क्या होता है, 2AB प्लस का BC प्लस के क्या होता है, CA। या एक L है, उसकी जगह रख दो A, जो A की जगह रख दो L, B की जगह क्या रख दो B, और C की जगह क्या रख दो H। तो यहां दिया मैंने A की जगह L, B की जगह B रख दिया, और C की जगह क्या रख दिया H। इसका क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले फॉर्मूले में रख रहा हूँ। ए की जगह मतलब L का स्क्वायर, बी की जगह मतलब B का स्क्वायर, सी के मतलब H के स्क्वायर। ये सुनो, और यहाँ पर भी ऐसे रख दो, तो क्या आ जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। ये सुनो, तो ये चीज क्या दिख रही है आपको, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो दिख रहा है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, ये 38 का स्क्वायर कर देंगे अपन, 38 का स्क्वायर बराबर क्या है, इसकी स्क्वायर करेंगे मतलब 22 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से कितना कर देंगे, 22 का स्क्वायर कर देंगे। ये सुनो, प्लस 2 × LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा, HL। ये सुनो, ये सुनो, अब यहां से मुझे ये बता दो, यहां से करोगे तो कैसे करोगे। यहां से देखो, ये हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये कितना हो जाएगा, 38 का स्क्वायर में से आप 22 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, माइनस करोगे क्या, 22 का स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर आप यूनिट डिजिट देखोगे, यहाँ पर क्या देखोगे, यूनिट डिजिट तो देख नहीं सकते, क्योंकि 8×8 = 64, 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो 3800 जो 38 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 1444। और जो 22 का होता है वो कितना होता है, 484। तो इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास कितना आएगा, 960। कितना आएगा, 960। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचाता है, तो 10% बचाता है, तो आप देखो इनकम मान लो कितनी है, 100 है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर बोल देता हूँ, यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, सेव। अगर 100 में से वो 10% बचा रहा है, तो बता दो कितना खर्च कर रहा होगा, 90 कर रहा होगा ना। क्योंकि इन एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अब बोल रहा है इसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि कर दे, तो इसकी में अगर 30% की वृद्धि कर दोगे तो जो उसकी मासिक आय हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, 130। बोला बचत 20% अधिक हो जाती है। अगर इसमें आप 20% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और अधिक हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसमें से 130 में से 12 माइनस करोगे तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, यहाँ से 118। कितना आ जाएगा, 118। तो यही बोल रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसका पहला व्यय इतना था और अब कितना हो गया, 118। तो बताओ कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हो रही है। यहाँ से अगर 90 था, अब कितनी होगी, 118। तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, 28 की। कितने की वृद्धि हो रही है, 28। और यहाँ पर किस पर, 90 पर। परसेंटेज के लिए क्या लगा दूंगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, और यहाँ से 280 में 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना हो गया, 31.11%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, और बनने वाले संगत कोण याद रखना चाहिए। अगर जिसको नहीं पता, वो जिसको बेसिक से समझना है, वो मैंने संगत जो लाइन एंड एंगल्स एंगल्स में पढ़ा रखी है, वो देख लेगा वीडियो, ठीक है। संगत कोण क्या होता है, यहाँ पर ये थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मतलब ये कोण और ये कोण क्या होता है, संगत कोण बराबर होता है जब ये दोनों क्या लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, समांतर रेखाएं होती है। तो यही बोला गया है कि दो समांतर रेखाएं मैंने खींची, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो बनने वाले संगत कोण, तो संगत कोण यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। कहां पर बना दू, मैंने यहाँ पर बना दिया, क्योंकि ये एंगल दे रखा है x+30। ये कितना दे रखा है, x+3। और दूसरा एंगल है जो संगत कोण है, वो कितना दे रखा है यहाँ पर, 2x - 10।
अगर संगत कोण दे रखा है तो देखो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, तो इनको ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। संगत कोण से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, माइनस 10 डिग्री। तो अगर ये इक्वल हो जाएगा तो देखो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अक्ष डिग्री, और ये उधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40 डिग्री। तो उसका अक्ष का मान ही पूछा है, अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कौन सा ऑप्शन लिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये समझाने के लिए बता दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो एक टावर के पास से 44 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। टावर की ऊंचाई बताओ। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है। देखो टावर है एक, इतना मीटर का, कितना मीटर का है आपको नहीं दे रखा, ऊंचाई तो बतानी है। इसका जो बेस पॉइंट है, ऐसे बोला इसकी बेस पॉइंट से एक बिंदु है यहाँ पर, ये कितने मीटर पर है, 44 मीटर पर है। और यहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है इस पॉइंट से, कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का। तो ये बता दो, यहाँ से अगर 9 डिग्री का है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब मुझे ये बता दो, आप लोगों को रेशियो तो पता ही होगा, मैंने कल भी बताया था रेशियो। अगर ये 60 है, ये 30 है, तो 30 के सामने वाला रेशियो कितना होता है, 1। 60 के सामने वाला कितना होता है, √3। मतलब आप लोगों को √3 की वैल्यू बतानी है, वही क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो एक की वैल्यू तो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, एक की वैल्यू तो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 44। और √3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो गया, 44 इंटू √3। तो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू अपन को ये बताना है, ये प्रयोग करो। या तो ऑप्शन में ये रहता, अगर ये नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 44 इंटू 1.73। अब देखो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप ये लोग देखोगे कितना होगा, देखो 4 की 12 आएगा ना, लास्ट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, देखो इस लास्ट पॉइंट में गुणा कर लो, 4 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, लास्ट डिजिट 4, 2 आ जाएगा। लास्ट डिजिट 2 किसमें है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 76.12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कितना हो गया, 76.12 मीटर एच। ठीक है, लास्ट डिजिट से कर लिया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य एंड महत्तम समावर्त्य का 7 गुना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल अपन को दे रखा है ये, तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि एलसीएफ मेरे पास है एक्स, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएफ का 7 गुना, महत्तम समावर्त्य का 7 गुना, मतलब एलसीएफ का 7 गुना कर दूंगा, ये हो जाएगा एलसीएम। तो आप लोगों को ये चीज तो पता होगा कि कितनी बार करें अपन पीवाईक्यू में, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो क्या होता है, क्या होता है, संख्याओं का प्रोडक्ट। कितना होता है, संख्याओं का प्रोडक्ट। तो एलसीएम कितना है यहाँ पर, 7x, एचसीएफ कितना है, x। और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दे रखा है अपन को, गुणनफल 448। कितना दे रखा है, 448। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 7 से अगर आप कैंसिल आउट करते हो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 7×6 = 42, और कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, तो अक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8। क्या बोला है, इन संख्याओं के बीच का अंतर। तो एक तो संख्या, यहाँ से एक संख्या निकाल लो, यहाँ से ये संख्या निकाल लो, मतलब एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो। एक तरीका क्या है, जल्दी से करेंगे, मतलब अंतर है, मतलब आपको पूछा है 7x माइनस एक्स की वैल्यू, मतलब 6x की वैल्यू पूछा है। एक्स की वैल्यू पता लग गई है अपने को, 6 × 8 कितना हो जाएगा, 8×48। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो अपन एक एक सेकंड ऐसे ही बचाना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पी क्यू आर के बीच में इतने रुपए में बांटा गया। तो ये बोला पी का 4 गुना, पी का 4 गुना बराबर दे रखा है क्यू का 7 गुना, क्यू का 7 गुना, और बराबर दे रखा है आर का 2 गुना। तो देखो यहाँ पर जो 4 और 7 और दे रख ये दे रखा है कितना, 2। तो ये जो इनका दे रखा है, इनका ले लो आप एलसीएम, एलसीएम लेगो तो कितना आएगा, 28। और इसके एलसीएम से क्या कर दो, सबको डिवाइड कर दो, 28 से आप क्या कर दो, डिवाइड। तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से कितना होगा, देखो 4×7 = 28, 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7। और ये कितना हो जाएगा, 7×28, और यहाँ से कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू 14। तो ये पी का रेशियो हो जाएगा, ये क्यों क्या रेशियो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर का रेशियो हो जाएगा। तो इनका देखो टोटल का रेशियो कितना हो जाएगा, देखो पी प्लस क्यू प्लस आर देखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 + 4 + 14। यहाँ से कितना हो जाएगा रेशियो में, कितना हो जाएगा, 25। तो 25 की वैल्यू तो कितना दे रखा है टोटल अपने को, 3300। तो मैंने लिख दिया 20, जो ये दे रखा है कितना, 3300। 3300 किसकी वैल्यू दे रखी है अपन को, 25 की। ठीक है, 25 लिख दिया। और किसकी वैल्यू पूछा है, आर का। आर का हिस्सा कितना है यहाँ से, 14। तो 14 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो तो 25 से चला जाएगा, ये कितना टाइम, 132 टाइम। 132 इंटू 14 कितना हो जाएगा, यहाँ से 132 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 1848। कितना हो जाएगा, 1848। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। 1 से 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। तो जो प्राकृत संख्याओं का औसत होता है वो कितना होता है, n+1/2। ये सुन, तो यहाँ पर कितना, n की वैल्यू 97 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 98/2। 98/2 कितना होता है अपने पास, 49। कितना होता है, 49। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जेई में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। समीर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो मैं लिखता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला, समीर किसी कार्य को 6 दिन में करता है। फिर बोला जबकि तनवीर इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो तनवीर कितने दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में। फिर बोला आमिर भी आ जाता है, उनके साथ जुड़ जाता है, और तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिन में कर लेते हैं, 3 दिन में।
तो बोलेंगे समीर प्लस तनवीर और प्लस आमिर, ये कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में कर सकते हो। तो यहाँ से जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास? 24। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6 चौक 24। ये कितना आ जाएगा? 8 24। और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8। तो यहाँ से समीर की मुझे पता है कितना? 4। ये तनवीर की पता है मुझे कितना? 3। तो यहाँ टोटल 8 होने के लिए आमिर की कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो आमिर की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। ठीक है। तो जैसे बोला 2400 रुपए का भुगतान करता है, तो 2400 टोटल। और टोटल रुपए कितने हो गए? 4 3 7 और 1 8। 8 में बांट दो, और आमिर का पूछा, एक की भी पूछा, तो 8 3 24। तो आमिर का हिस्सा कितना हो जाएगा यहाँ से? 300 रुपए। कितना हो जाएगा? 300 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर देखो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसकी ऊंचाई अपन को दे रखा है। तो अपन को साइड ही नहीं दे रखी। जो हाइट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 ए होता है। तो यहाँ पर जो हाइट दे रखी है अपन को कितनी दे रखी है? 6। यहाँ पर कितना हो गया? √3/2। और गुणा से कर दूंगा साइड ए से। ये देखो इससे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया? 36 12। और 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12। और ये डिवाइड में चला जाएगा कितना? √3। तो √3 अपन नीचे नहीं रखते, तो इसको दोनों तरह से क्या कर देता हूँ? √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना हो गया? देखो 12 √3। और कितना हो गया? 3। यहाँ से कितना होगा? 3 × 4 = 12। तो अपने पास साइड आ गई, कितनी आ जाएगी? 4√3। या सुनो, अब संभव त्रिभुज की साइड क्या होती है? सारी बराबर होती है, क्योंकि इक्विलेटर होता है, सारी समान साइडों से मिलकर बना होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? संबाहु, यहाँ लिख लेना संबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मान पता है, √3/4 ऐसे रख देंगे। भुजा कितना है? √4/3 और 4/√3। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये √3 क्या बना देगा? 3 बना देगा। और 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12√3। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। एक पुलिसकर्मी, एक चोर एक स्थान से, यहाँ पर एक पुलिस है और यहाँ पर एक चोर है। जो पुलिस है उसकी स्पीड तो कितनी दे रखी है? यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या चल रहा है? चोर चल रहा है। अब ऐसे मतलब ना कि इधर चला देना। अगर चोर पुलिस एक इधर जा रहा है, पुलिस चोर इधर जा रहा है, तो पकड़ेगा कैसे? जिधर चोर जा रहा है उधर ही क्या भागेगा? पुलिस भागेगा। तो इधर क्या भाग रहा है? चोर भाग रहा है। तो ये कितना चल रहा है? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और उनके बीच की दूरी है कितनी? डिस्टेंस अपनी दे रही है कितनी? 9.5 किलोमीटर। तो यहाँ से मुझे रिलेटिव स्पीड बता दो। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस। तो 5.5 -5 कर दूंगा तो यहाँ से कितना होगा? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुन, तो यहाँ से टाइम बताना है। डिस्टेंस कितना है अपने पास? 9.5। और स्पीड कितना है यहाँ से? 0.5। तो यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 19। 19 पर 95 होता है ना, तो 19 घंटे आ जाएंगे। 19 घंटे में क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर दूर होने पर समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 27। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोला देखो ए, यहाँ पर ए बोल दो, इसको भी ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ये क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a × a और ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो a² - बी स्क्वायर क्या होता है? a + b। और ये क्या होता है? a - b। तो ए का मान कितना माना आपने? 5.32। प्लस करोगे तो कितना हो गया? 3.64। ये सुनो, तो ए कितना है? 5.32। उसमें से माइनस करोगे आप 3.64। डिवाइड किससे करोगे? जो दे रखा है 1.68। अगर इसको जोड़ते हो तो आपके पास कितना आएगा? इसको जोड़ोगे तो इसका आपके पास कितना आएगा? 8.96। और इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1.68। सेम आ जाएगा। और नीचे भी क्या है? सेम है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कितना अपने पास? 8.96। तो ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 8.96, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। एक जो मनीष है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है। उसने इसे 18,600 रुपए में बेचकर 600 रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का आपको अंकित मूल्य बताना है। देखो इसको अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस आप लोगों को दे रखा है कितना? 18,600। इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितना? 600 का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस में, अगर कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट जोड़ देते हो तो वो क्या जाता है? सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट माइनस कर दोगे। सेलिंग प्राइस में से अगर आप प्रॉफिट माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 18,000 है। सुनो, अब एक चीज बताओ, अगर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है? 25/100। अगर मैं बोलूं इसका मार्क प्राइस कितना रहा है? मार्क प्राइस कितना रहा है? 100 रुपए। अगर 25% की छूट देता है मतलब कितना बेच रहा है? अगर मैं बोलूं यहाँ पर देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन होता है। अगर इसमें 25% की छूट दे रहा है तो मैं से बोलूंगी, अगर देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मान लो, यहाँ पर क्या दे रखा है? ये मार्क प्राइस है और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। अगर आप कॉस्ट मार्क प्राइस को कितना मान रहे हो? 100। इसमें 25 की क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। 100/50 में 25% की छूट दे रहा है। तो वो बेच रहा है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 75 होगा। क्योंकि वो 25% की छूट क्यों दे रहा है? क्योंकि अगर वो कॉस्ट प्राइस पर 25% बढ़ाया है तभी तो वो छूट देगा। अगर कुछ बढ़ाता ही नहीं तो उसको तो लॉस हो जाता।
अगर इस पोस्ट प्राइस पर कुछ मार्क प्राइस अधिक अंकित करता ही नहीं तो उस पर भी छूट देता तो वो क्या हो जाता है, उसका हानि हो जाता है। तो पोस्ट प्राइस पर उसने पहले कुछ मार्क प्राइस अंकित किया होगा, फिर तो तभी तो 25% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा उसका पोस्ट प्राइस, 75 होगा। तो यहाँ से देखो 25 75, 25 100, मतलब जो अपन ने जो मार्क प्राइस और जो पोस्ट प्राइस है उसका रेशियो ले लिया, पोस्ट प्राइस का 3 आ गया और मार्क प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3। एक तो ऐसे समझ सकते हो। तो 3 की वैल्यू अपन कोस्ट वाइज निकाल लेंगे, कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू 18,000, 4 की वैल्यू पूछी है तो कितना होगा, देखो 3 से 18, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000। ठीक है, एक तो तरीका ये से है। अगर जिसको समझ में नहीं आया तो वो एक फॉर्मूला याद कर सकता है। कौन सा फॉर्मूला याद कर सकता है, देखो मार्क प्राइस होता है वो क्या होता है, पोस्ट प्राइस अपॉन 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये सुनो, तो देखो यहां से मैं बोलूंगा पोस्ट प्राइस कितना देगा ये, डिस्काउंट परसेंट कितना देगा, 25%। 25% का वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 1/4 इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो मार्क प्राइस, इसको सोल्व करो पोस्ट प्राइस, और यहाँ कितना होगा देखो 3/4। अगर अपन को चाहिए किसकी वैल्यू, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो देखो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर सेम रेशियो आ रहा है 4:3, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4:3। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 18,000, कितनी दे रखी है 18,000, कितना गुणा, कितना गुणा 6,000 गुणा। तो यहाँ पर भी इसको 6,000 गुणा कर देंगे तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000। तो देखो जिसको ये समझ में नहीं आया मैंने ये कैसे किया, तो वो ऐसे कर सकता है फॉर्मूला से, उसको फॉर्मूला रटना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, तो कौन सा आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। ये देखो, इसको देखो, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन इसको क्वेश्चन देखेंगे इतना बड़ा है, स्किप करके चले जाओ, लेकिन इसको क्वेश्चन पढ़ो तो सही क्या बोला है। देखो, वेदा जो वदिनता के पांच पांच विषय, एक तो कौन सी है, हिंदी है, एक कौन सी है, साइंस है, एक कौन सी है, साइंस है, एक कौन सी है, गणित है, और एक कौन सी है, इंग्लिश है, और एक कौन सी है, संस्कृत है। इसने कुल मिलाकर 80% अंक प्राप्त किए पांचों में। जब प्रत्येक विषय में, एक विषय में उसने 105 अधिकतम प्राप्त किए, तो उसने हिंदी में इतने प्राप्त किए, संस्कृत में इतने प्राप्त किए, गणित में इतने प्राप्त किए, अंग्रेजी में इतने प्राप्त किए, तो विज्ञान बताओ कितना प्राप्त किए। अब मैं बता दूंगा, आप लोग इजी देखो, जब जैसे ही समझाऊंगा आप लोगों से बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन भी आता है। अब मैं बोलूंगी प्रत्येक विषय में अधिकतम कितने प्राप्त कर रहा है, वो 105 कर रहा है। बोला ना कि प्रत्येक विषय में कितने अधिकतम प्राप्त कर रहा है, 105 अंक प्राप्त कर रहा है। तो उसके पास ऐसे कितने विषय हैं, 105, 100 हिंदी में कितने प्राप्त किए होंगे, 105 अधिकतम प्राप्त किए। ऐसे ही विज्ञान में 105 किए होंगे, ऐसे ही गणित में, ऐसे ही अंग्रेजी में, ऐसे ही संस्कृत में। बट टोटल अंक कितने प्राप्त कर सकता है, वो 105 अंक प्राप्त कर सकता है। तो मैं से बोलूं उसके टोटल अंक कितने हो जाएंगे, टोटल जो अंक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 विषय के। तो एक विषय के इतने अंक है तो 5 विषय के कितने हो जाएंगे अपने पास, 525। कितने हो जाएंगे, 525। अब बोला है जो टोटल कुल मिलाकर अंकों का 80% प्राप्त किया, तो उसने कितने प्राप्त अंक किए होंगे, तो टोटल अंक तो कितने उसके 525, और इसका 80% उसने क्या किया, अंक प्राप्त किए पांचों विषयों में। कितने, 5 विषय में उसने टोटल जो अंक थे उनका 80% अंक प्राप्त किया। तो यहां से अगर इसको सोल्व करता हूं और 5 इसको कैंसिल आउट करके इसको सोल्व करता हूं, मेरे पास आएगा 420। मतलब इसने जो 5 विषय है, कौन सी, एक तो हिंदी, एक और कौन सी दे रखी है, संस्कृत, एक कौन सी दे रखी है, संस्कृत, एक दे रखी है कौन सी, मैथ, एक दे रखी है इंग्लिश, और एक दे रखी है साइंस। एक कौन सी दे रखी है, साइंस। इन पांचों विषय में उसने 420 अंक प्राप्त किए, जिसमें उसने ऐसे बोला कि हिंदी में तो कितने पर्टिकुलर बोल रहा है कि 89 प्राप्त किए, संस्कृत में बोल रहा है कितना, 92 बोल रहा है, मैथ में कितना बोल रहा है, 98 बोल रहा है, और इंग्लिश में कितना बोल रहा है, 88, सॉरी 81, और साइंस में इसमें पूछा है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 420। तो इनको जोड़ दो, उसमें से बैठा दो, उसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइंस के अंक निकल जाएंगे। तो 420 और इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 360 माइनस कर दोगे, और 420 में से 360 माइनस करोगे तो अपने पास साइंस के अंक कितने आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। लगा ना जी। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं अपन 30 पर। देखो दो समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये बोला कि दो समांतर लाइन, तो आपने क्या बना दिया, दो समांतर लाइन। फिर क्या बोला, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो मैंने एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करा दी। अब बोला एंगल 1 है और एंगल 2 है, एकांतर कोण है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एकांतर कोण क्या होता है। देखो ये कौन होता है, ये कौन होता है, तो ये थीटा होता है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल भी थीटा हो सकता है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। तो अपन कोई सा भी एक एकांतर कोण मान लो, मैं बोलूंगा ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये सुन, तो ये बोल रहा है कि एंगल 1 है, ये एंगल कितना है, 2 है, ऐसे बोल रहा है, एकांतर कोण का युग्म बनाता है। तो इसमें जो एंगल 1 है ना, उसका मान दे रखा कितना, 75 डिग्री। इसका एंगल का मान कितना दे रखा, 75 डिग्री दे रखा है। अगर ये 75 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 75 डिग्री। किससे, एकांतर कोण से। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आज की वीडियो में ये टॉप 30 क्वेश्चन थे, तो अपन कर लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।